गुड मॉर्निंग। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आज 14 क्लास हो गया है। आज वाला 14 है, 15 और 16 दो क्लास में चैप्टर खत्म। 17 नंबर क्लास भी होगा जिसमें पाठ्यनिहित प्रश्न। अब वो पाठ्यनिहित प्रश्न एक क्लास में हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बनाना नहीं ना होगा ज़्यादा। कुछ डिफिनीशन टाइप होगा तो उसको बस बता करके आगे बढ़ जाएंगे, और 2-4 को न्यूमेरिकल टाइप होगा उसको बनाएंगे, और क्वेश्चन भी कम होगा। पिछले वाले में 22 या 24 को क्वेश्चन था पिछला चैप्टर में, तो ज़्यादा समय लग गया था। ठीक है, कल हम होमवर्क दिए थे, पहले उसको बताएंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन था 2.9, उदाहरण बना करके लाना था। क्या किया जाए, अरे यार तो ये को नया नटंकी करने लगता है ना, छोड़ो रहने दो। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। कितना ग्राम जल में? 600 ग्राम। कौन कौन लोग बनाए हैं, पहले वो लोग हाथ उठाइए। तो बनाए हैं बट नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब किसी से नहीं बना, कुछ लोग बनाया ही नहीं। बनाने वाले लोग मात्र 5 को हाथ खड़ा किए हैं। बोले सर जी एकदम ठीक किए थे, बोले बाहर निकाल दिए थे। नहीं कैसे बनेगा, देखो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू आपको दिया है 45 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू आपको दिया है 600 ग्राम। स्मॉल डब्ल्यू की मदद से, स्मॉल डब्ल्यू दिया है तो आप एम डब्ल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो C2H6O2, C2H6O2, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन, कितने कार्बन है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन का 16, 2 वो ऑक्सीजन है। 12 दूना 24, 6 30 और 16 दूना 32, यानी क्या आएगा? 62। कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ठीक है, MW कितना आएगा? 62 मिलाया गया। विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। हिमांक अवनमन की गणना यानी कि डेल्टा TF पूछा है, ठीक है, डेल्टा TF, सिर्फ F नहीं, TF से डिनोट किए हैं हम लोग। F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन स्थिरांक नहीं ना बोला गया है, स्थिरांक ना KF होता है, कांस्टेंट, स्थिरांक थोड़ी बोला गया है। स्थिरांक ना KF होता है। एक निकालना है डेल्टा TF और एक निकालना है TF। हिमांक अवनमन यानी कि डेल्टा TF और हिमांक की गणना कीजिए यानी कि TF। ये दो चीज हमसे पूछा है, ना कि KF। वो KF जो होता है वो स्थिरांक होता है, तो स्थिरांक अगर बोलता है तो हम स्थिरांक निकालते हैं। यहाँ पर हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF और हिमांक यानी कि सिर्फ TF, ये दो चीज पूछा गया। देखो तो डेल्टा TF जो होता है वो KF और स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W, ग्राम में, दोनों ग्राम में ही होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा TF निकलेगा। KF का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? KF का वैल्यू कहाँ से लाया जाएगा? स्थिरांक पता नहीं है ना,
बुक है, दिखाओ तो। साइलेंस। क्वेश्चन में तो कहीं पर मेंशन किया नहीं गया है के एफ का वैल्यू। वन 1.86 केल्विन केजी पर मोल। लो देखो, ये के एफ और के बी का वैल्यू जो होता है ये निकालने बहुत ही थोड़ा मुश्किल समझो, क्या है कि उसका फॉर्मूला हम बता देंगे ऐसे। अभी वही चीज़ लाए हुए थे जो कल छोड़ दिए थे, एक पेज डिलीट किए थे ना कल, वही था, तो वो अभी हम बता देंगे। इसका वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक रहता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है बट सॉल्यूशन में डायरेक्ट अप्लाई किए हुए हैं, तो हम फॉर्मूला बता देंगे आपको। उसके लिए फिर 2-3 चीज़ और निकालना होता है, तो पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद वो भी बता देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में दिया हुआ है के एफ का वैल्यू, तो के एफ की जगह पे रखेंगे 1.86, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू की जगह पे 45 इंटू 1000, एम डब्ल्यू कितना आया है 62, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 600। 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। और कितना से काटा जाए ऊपर, ये 10 इस पॉइंट को इधर खसका देगा, यानी 18.6 इंटू 45, नीचे बचेगा 62 इंटू 6। 3 से काटोगे 3 2 जा 6, 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 से इसको काटते हैं तो 9.3 आएगा। ऊपर क्या बचा 9.3 गुने 15, नीचे है 62। देखना, 15 या 45 के 5 हासिल 4, 15 नमा 135, 4 139, ठीक है 62। जा गलतियाँ हो गया, दशमलव नहीं आएगा कि ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कटेगा, देखो तो कटेगा जी। सेवेंटी 75/62 कितना है बुक में आंसर? डेल्टा टी एफ 2.2 केल्विन। अच्छा हाँ, 62 दूना 100, हाँ 2.2 तो आएगा ही। चलो काटते हैं इसको। बासठ दूना होता है 124, कितना बचेगा 6 9 6 15, 155, फिर 2 टाइम्स में ही लगेगा तो 2.2 केल्विन। इसके आगे भी जाएगा, इसके आगे भी जाएगा बट लगभग में 2.2 केल्विन। तो ये तो आया क्या, डेल्टा टी एफ। क्या है डेल्टा टी एफ, बट हमको एक और क्वेश्चन पूछा है कि टी एफ भी ज्ञात कीजिए, हिमांक भी ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा टी एफ जो होता है, हिमांक में अवनमन ही होता है, तो डेल्टा टी एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो बाद का जो हिमांक होगा वो कम होगा, पहले का हिमांक ज़्यादा होगा, यानी कि टी एफ नॉट माइनस, तो टी एफ निकालना है तो इसको इधर लाइए, तो टी एफ बराबर डेल्टा टी एफ को उधर ले जाएंगे तो टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, ठीक है। अब जो जल है टी एफ नॉट,
विलायक के रूप में कौन है? तो जल है। तो जल का क्वथनांक शुद्ध अवस्था में कितना होता है? सॉरी, क्वथनांक नहीं, हिमांक। हिमांक कितना होता है? जल कितने डिग्री पर जमने लगेगा? 0 डिग्री सी पर जमने लगेगा। लेकिन डिग्री सी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट नहीं होता है। 0 डिग्री सी को केल्विन में रखेंगे। तो 0 डिग्री सी कितना केल्विन? 273.15 होता है, लेकिन इतना ही लेकर के चलते हैं, चाहे ले लो। और माइनस 2.2 केल्विन घटाओगे तो कितना आएगा? 200 3 में से यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा 271, नहीं 270.95 केल्विन। दूसरा आंसर इतना दिया है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, एक ही बार में घटा दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत? देखो, ये चीज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके वजह से नहीं बना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे ये कैसे निकलता है। सो लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप लोग निकाल पाइएगा, क्योंकि उसके लिए एक और आपको एंथैल्पी पहले निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू फिक्स ही होता है, हर यौगिक का फिक्स होता है। जैसे जल का फिक्स है ना 0 डिग्री सी, उसी तरह से ये भी फिक्स होता है। स्थिरांक का मतलब ही है कि स्थिर होगा, कांस्टेंट का मतलब है कि वो बदलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन सभी यौगिक का अलग अलग होता है। जैसे इसमें सबका हाइट फिक्स है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि सबका हाइट सेम है, नहीं है। तो वही इसका स्थिरांक फिक्स है बट सेम नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए तो जल्दी से नोट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी छोड़ना है। लिख रहा है जी, तुम ऊपर रख के लिखो ना। कहाँ पे? बोलो, कहीं दिक्कत है?
हमको लग रहा है ना इससे पहले कोई एथिलीन ग्लाइकोल का क्वेश्चन आया था, हैं? उसमें देखो तो इस स्थिरांक का वैल्यू दिया है। एनसीईआरटी ना बहुत कंजूसी करता है। अगर किसी एक यौगिक का एक जगह मान दे दिया है तो अगले जगह वो नहीं देगा, ऐसा होता है। अरे बुक में देखना है, कॉपी में कहाँ खोजोगे। हो गया, नोट कर लिए? जल्दी कीजिए, पहले नोट करो, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला तो बना होगा, छोड़ दिए ना। हाँ, अब जैसे हमको ही ये वैल्यू नहीं मिला, हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते तब कल बता दे ना बताए। हुआ जी, क्या है? यहाँ पे लिखा था हम पूरा किताब खोज रहे हैं, इधर नहीं देखे, नहीं मिला उसको दिए। हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन बनाया है? हाथ उठाओ तो। बन गया है? चलो ठीक है, बनाए हैं तब तो अच्छी बात है। ओए इधर देखो, एक वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, कोई वैद्युत अनपघट्य है, मान लेते हैं कि X है, ठीक है? कितना ग्राम? तो 1 ग्राम। 50 ग्राम बेंजीन, कैपिटल W कितना दिया हुआ है? ये X कहला माने, स्मॉल w तो हम लिखे हुए ही रहते हैं, स्मॉल w। 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर कितना ग्राम? 50 ग्राम। इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, यानी पहले जितना था उसमें कमी हो गया कितना? 0.40 केल्विन, यानी कि अवनमन हो गया 0.40 केल्विन। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक इसमें दिया हुआ है ना, हिमांक अवनमन स्थिरांक पिछले वाले में नहीं दिया था, Kf 5.12 केल्विन kg पर मोल, ठीक है? विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि MW निकालना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखना फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल w इंटू 1000 MW इंटू कैपिटल W, यही है। डेल्टा TF की जगह पे रखना है 0.40, KF की जगह पे रखना है 5.12। कम के लाओ, कंट भी जा लेते हैं, कंट भी जाना है खाली। इसी को कहते हैं जल ही जीवन है। देखो स्मॉल w क्या है? 1 ग्राम, स्मॉल w 1 ग्राम इंटू 1000। MW हमको निकालना है। इधर देखो, इधर कैपिटल W दिया है 50 ग्राम, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 0 इस दशमलव को 2 डिजिट इधर खसका देगा। 0.40 इज इक्वल टू 512, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, MW R इंटू 5। ये चीज़ इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में।
और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो MW इज इक्वल टू 512/0.40 इंटू 5। MW इज इक्वल टू 512, 5 का 20, यानी कितना आ जाएगा 2.0, यही होगा। ठीक है, 2 से जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 256 ग्राम पर मोल। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आए हो? जल्दी से नोट कीजिए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। जो लोग घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करते हैं उदाहरण का क्वेश्चन, वो लोग तो भूल जाइए कि टेस्ट में न्यूमेरिकल में आपको 1 नंबर भी आएगा। सही बता रहे हैं। जो लोग उदाहरण को इग्नोर मार रहे हैं उनसे न्यूमेरिकल कोनो जीवन में नहीं बनने वाला है, और ये हकीकत है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल में जो बिना कैलकुलेशन और सॉल्यूशन का बन जाए। सबसे बड़का दिक्कत ये होता है, क्वेश्चन में आपको सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, फार्मूला भी आपको याद रहेगा, क्वेश्चन में जो वैल्यू मिला है उसको फार्मूला में अप्लाई कैसे करना है, ये 50% स्टूडेंट को नहीं आता है। क्वेश्चन में सब कुछ उसको मिलेगा, फार्मूला भी याद रहेगा, फिर भी वो किसी और की जगह कोई और रख देगा, कोई और की जगह कोई और रख देगा, और उसके बाद समस्या आता है गुना में। तो आप अगर होमवर्क मिलता है तो आप इग्नोर कर रहे हैं उदाहरण को, अब बाद में उम्मीद करिएगा कि न्यूमेरिकल भी बने, तब होता है। हो गया, नोट कर लिए? स्मॉल W और कैपिटल W लिखो ना। बुक में लिखा हुआ तो W1 W2 लिखा होगा। हाँ, अगर आप दोनों स्मॉल में ही रखते हैं तो W1 W2 कर लीजिएगा, और नहीं तो स्मॉल W और कैपिटल W कीजिएगा। पता नहीं क्यों। शांत रहो। हो गया, ये नोट कर लिया सब लोग? चलो इस पॉइंट को लिखेंगे। KF एवं KB के मान जो विलयन के प्रकृति पर निर्भर करते हैं निम्न संबंधों से प्राप्त किए जा सकते हैं। वो संबंध आप लोग को अभी हम बताएंगे, पहले इस पॉइंट को लिखें।
लिख लिए? देखो आ जाओ। देखो सबसे पहले अगर हमको के एफ का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए है आर इंटू एम इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा गलन एच। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप क्या निकाल सकते हैं? के एफ का मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मान निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं इसमें कौन क्या है। हियर के एफ तो आपको पता है, मोलल, हिंदी में न लिखना है, मोलल अवनमन स्थिरांक, नमन स्थिरांक। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। किसको किसको वैल्यू याद है? बोलो। फिजिक्स में भी बताया गया होगा। 8.83 की 8.31 83। चलो ठीक है, याद है तब तो अच्छी बात है। एम है यहाँ पर, ओए शांत रहो। एम है यहाँ पर मास ऑफ सोलवेंट, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। टी एफ विलायक का हिमांक, क्या है? विलायक का हिमांक। उसके बाद डेल्टा गलन एच, ये है गलन एंथैल्पी में अंतर, गलन एंथैल्पी में अंतर। इसके माध्यम से आप के एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बताओ क्या ये आसान है? इसीलिए के एफ जो भी स्थिरांक होता है उसका वैल्यू दिया जाता है क्वेश्चन में। आप ये मान करके चलिए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको स्थिरांक का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आप इन निम्न संबंधों से निकाल सकते हैं, सबका वैल्यू रखिए। अब देखो जैसे गलन एंथैल्पी, तो मिलाने से पहले का गलन एंथैल्पी और मिलाने के बाद का गलन एंथैल्पी, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। गलन एंथैल्पी कैसे निकलेगा? गलन एंथैल्पी 11th में पढ़ेगा। अब फिर अगर हम गलन एंथैल्पी पढ़ाएंगे फिर छूटेगा। तो ठीक है, एक एंथैल्पी और एंट्रोपी का एक वीडियो बना देंगे। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो पता है। के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक, यही निकालना है। एम है विलायक का द्रव्यमान, विलायक की जगह पे कोई भी दिया हुआ है उसका द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं इजीली। आणविक द्रव्यमान जो होता है या फिर जो उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान अगर रहता तो आप उसके सूत्र से निकालते, और यहाँ पर क्या है? विलायक का द्रव्यमान है, न कि आणविक द्रव्यमान है, यानी कि विलायक का मात्रा कितना है, ठीक है। जैसे 600 ग्राम था ना पिछले में, और टी एफ क्या है? तो विलायक का हिमांक, जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सी, उसी तरह से जो भी सोलवेंट होगा, जो भी विलायक होगा, बेंजीन होगा तो बेंजीन का हिमांक, कोई दूसरा होगा तो उसका हिमांक। हाँ, तो इसीलिए तो बोले हैं कि स्थिरांक, ये फार्मूला और डेंजर है। चलो अब दूसरा देखो, इधर देखो के बी का, के बी का देखते हैं हम। के बी आर एम, के बी का बस गलन एंथैल्पी की जगह पे उष्मा एंथैल्पी है। आर की जगह पे आर, एम की जगह पे एम, टी एफ की जगह पे टी एफ, सॉरी टी एफ की जगह पे टी बी। इसका स्क्वायर और
1000 और इंटू यहाँ पर ऊष्मा एंथैल्पी, ऊष्मा एंथैल्पी में अंतर। बाकी हियर में आप लिख लीजिए जो जो चीज़ नया है। तो टीवी क्या है, टीवी जो देखते हैं वो नहीं है, डेल्टा ऊष्मा एच क्या है, ऊष्मा एंथैल्पी में अंतर। ये क्या है, तो ऊष्मा एंथैल्पी में अंतर, एंथैल्पी में अंतर। और टीवी क्या है, तो विलायक का विलायक का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ना, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप केएफ और केबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, नोट कीजिए, ये पूरा दिक्कत ही है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। है बुक में दिया हुआ, देखो तो, है ये नहीं बुक में है? बुक में नहीं होगा, खत्म खत्म छुट्टे खत्म। तब सब कुछ याद रखना जरूरी थोड़ी, जो जरूरी है वो याद रखना है। भाई जी अभी ये बोले अभी हो जाएगा। ओ यूनिवर्सल सर्वात्रिक, ये सबके लिए सेम होता है, सभी गैस के इतना ही होता है। यहाँ का पानी कहाँ गया? घट कैसे गया था? पंख वाला सांप देखे हो तुम लोग सीरियल में? अरे पंख वाला सांप जिसके पास पंख होता है, अभी नहीं होता है लेकिन एक समय था। ओए शांत रहो, एक समय था जब होता था, जिस तरह से डायनासोर होता था ना, उसी समय बायोलॉजी में, साइंस में पढ़ा गया है, उसका जीवाश्म अभी भी मिला है। जैसे डायनासोर का हड्डी मिला है ना, उसी तरह से उसका भी मिला है। उसके जीन से पता चला है कि उसमें पक्षी का भी गुण था और सांप का भी गुण था, दोनों के बीच का कड़ी था। अभी नहीं है, वर्तमान में वो नहीं पाया जाता है।
फोन में, हाँ फोन में मिल सकता है। कार्टून, अरे फोन में एक कोई पहले नागिन सीरियल चलता था, उसमें पंख लगा के उड़ने लगता था सांप। अरे जो भी हो, लगती लगता। हो गया ये, हुआ जी। कोई बोलता ही नहीं है, लिख के बैठ। चलो, विसरण किसको पता है? विसरण, 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 मिश्रण नहीं, विसरण। किसके किसके घर में अगरबत्ती बढ़ता है? पड़ोस के घर में अगरबत्ती बढ़ता है तो तुम्हारे यहाँ सुगंध आता है? पड़ोस के घर में रोटी जलता है तो तुम्हारे घर पे सुगंध आता है? चिकन बनता है तो सुगंध आता है? उसी को बोलते हैं विसरण। उसी को क्या बोलते हैं? विसरण। इसमें हल्ला होगा तो बगल वाला में आवाज जाएगा ना, इसी को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? हाँ तो जब जलने उलने वाला बता दिए तब तो बताएगी। एग्जाम्पल जब पता चल जाता है तो वहां से समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, लिखिएगा विसरण में, पदार्थों के कणों का उच्च सांद्रता से, टॉपिक लिखो पहले, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करना है, डिफ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन। एक होता है फ्यूजन और एक होता है फीजन, खंडन और संलयन। खंडन और संलयन होता है ना, इसमें भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी संलयन और खंडन दोनों। लेकिन इसमें पढ़ना है नाभिकीय डिफ्यूजन और नाभिकीय संलयन। ओए, नाभिकीय डिफ्यूजन और नाभिकीय फीजन और नाभिकीय फ्यूजन दोनों। फीजन का मतलब होता है खंडन, फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। उल्टा नहीं ना बोले हैं? अच्छा, फीजन मतलब संलयन, फ्यूजन मतलब खंडन। तो यहाँ पढ़ना है नाभिकीय खंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय खंडन अभिक्रिया पर काम करता है, जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। ठीक है, परमाणु बम खतरनाक कि हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम। लेकिन हाइड्रोजन बम को फोड़ने के लिए आपको पहले एगो परमाणु बम फोड़ना पड़ेगा। उसके साथ समस्या ये है। हो गया ये, लिखे लिखे, पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से, लिखेंगे पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन विसरण कहलाती है। विसरण, स्वतः गमन विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे अगरबत्ती का सुगंध, हाँ चिकन भी लिख लो तुम। जैसे अगरबत्ती का सुगंध, अगरबत्ती का सुगंध, रोटी जलने की बू, रोटी जलने का दुर्गंध। दुर्गंध है ना आता है कि सुगंध आता है? चिकन में क्या बोलते हैं? मुर्गा? नहीं, चिकन ही लिख देते हैं, मुर्गा लिखे। मीट भी इंग्लिश में ही बोलते हैं। चिकन, ओए चिकन बनने का सुगंध। ये सब किस प्रक्रिया के तहत आता है? ओए चलो शांत रहो। हाँ,
ये सब किस प्रक्रिया के तहत आता है? विसरण। अगर विसरण नहीं होता तो एक जगह से दूसरे जगह सुगंध नहीं आता। ऐसा नहीं है, सुगंध तो पहले भी आता था, विसरण बाद में बताया गया। ये जो सुगंध यहाँ से वहाँ जाता है उसको क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। सुगंध तो पहले भी आता था, ठीक है, लेकिन बाद में डिफाइन किया गया कि विसरण के कारण सुगंध यहाँ से वहाँ जाएगा। हैं? सुगंध, दुर्गंध, हाँ ठीक है, बुंदा होगा एक। हो गया? लिख लिए? ओए अजी लिखिए जी, एग्जाम्पल लिख लिए? और एग्जाम्पल? और कोई बताओ? चावल बांटने का। चावल बांटने का? और कोई बताओ? सड़े हुए चीजों का, भेलपुरी, रहने दो, शांत रहो। रहने दो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही डीप में चला गया है। कोई भी चीज कहीं पर सड़ जाता है या फिर चूहा मर जाता है तो वो महकता है। हाँ लिख लो। कोई चीज कहीं पे सड़ता है या मर जाता है, ओए सुन लो, कोई चूहा हुआ कहीं पर कोना उना में मरा हुआ रहता है तो कैसे पता चलता है? वो दुर्गंध से महकता है। किसके तहत आता है? वो विसरण के तहत, ठीक है, तो वो भी इसी में आएगा। जैसे जैसे पास जाओगे वैसे वैसे ज्यादा दुर्गंध होगा, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे कम होगा। इसी, हाँ गैस भी, जैसे सिलेंडर में से गैस लीक करता है तो वो भी क्या करता है? महकता है। महकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है ताकि महके? मिथाइल मर, एथिलीन नहीं, मिथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन। मीथेन ही एक ऐसा गैस है जो महकता है, ठीक है। मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि लीकेज पता चल सके। ओए आखिर बातचीत हो कहाँ रहा है? बाहर। ओए शांत रहो। मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है। फॉर्मूला किसको किसको याद है? हाँ बताओ। गलत है, बैठो। CH3SH, ये नहीं होता है? मिथाइल मरकैप्टन है ये। अच्छा हाँ ठीक है, देखो ये जहरीला होता है, ये जहरीला नहीं होता, सही बोल रही थी। इथाइल मरकैप्टन ही होगा। गैस सिलेंडर में इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। मिथाइल मरकैप्टन जो होता है वो जहरीला होता है, इसलिए नहीं पता चलेगा कि गैस लीक हो रहा है, सूंघ के मर गया। तो इसीलिए मिथाइल नहीं इथाइल मिलाया जाता है। सही था तुम्हारा, ठीक है, वही सही था तुम्हारा। वो सोच रही होगी कि जहाँ अमल गलती हो गया। चलो, परासरण। परासरण किसको याद है? पता है, उसी का उल्टा। चलो ठीक है, लिखिए। क्या? डंडी सा होता है? हम इसको तोड़ तोड़ करके लिखे हैं मूर्धन्य सा। डंडी सा हटा के। कोई बात नहीं, तुम लोग सही कर लो। तुम लोग भी गलती लिख लिए, अरे कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये उसका उल्टा तो नहीं होता है। उसका उल्टा बताओ कैसे? निम्न से उच्च की तरफ जाएगा। निम्न से उच्च की तरफ कोई जाता ही नहीं है। क्या पानी को अगर हम मोटर नीचे से ऊपर की तरफ फेंके तो छत पर पहुंच जाएगा ऐसे? लेकिन छत पर से नीचे, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता ही नहीं है। क्या यहाँ पर कोई चीज नहीं महक रहा है तो उधर महक रहा है? नहीं, लेकिन कहीं पर महकता है तो वो आता है। तो ये विसरण का उल्टा नहीं है, विसरण का एक प्रकार है। विसरण का उल्टा नहीं है, क्या है? विसरण का एक प्रकार है। लिखेंगे इसमें, लिखिए, यह विसरण का प्रकार है। यह विसरण का प्रकार है। दंती सा होता है ना, दंती सा लिखेंगे अब। यह विसरण का प्रकार है।
यह विसरण का क्या है? प्रकार है, जो मुख्य रूप से कोशिकाओं से संबंधित है। बायोलॉजी वाले लोग अब बताएंगे। जो मुख्य रूप से कोशिकाओं से संबंधित है। टिश्यू मतलब उत्तक होता है, संबंधित है, समूह नहीं। जो मुख्य रूप से कोशिकाओं से संबंधित है। किसी को पता है परासरण? बायोलॉजी वाले लोग? हाँ ठीक है, कुछ हद तक सही है बायोलॉजी के अनुसार, बट इसमें उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो सीधा मतलब है, सही है तुम्हारा। देखो हमको पता है हम लोग में होता है कोशिका झिल्ली, पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका दोनों होता है। तो जब कोई चीज़ अंदर लेना होता है, कोई जैसे जल हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, कोई न्यूट्रिशन हो गया, तो वो अपने कोशिका के मदद से अंदर ले लेता है, क्योंकि कोशिका होता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या होता है? तो कोई चीज जैसे इसमें ये जालीदार नुमा होता है, मतलब थोड़ा सा छेद छेद होता है। जैसे आप गौर से देखिएगा अपने स्किन को, तो उसमें भी थोड़ा जहाँ से पसीना बाहर आता है, तो वो भी कैसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इसके इस पार अगर चला गया तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण। समझे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोशिका झिल्ली से इस पार से उस पार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तहत एक जगह से दूसरी जगह अगर आर पार हो जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? परासरण। कोई दिक्कत? ये विसरण का ही एक प्रकार है। विसरण में सुगंध या दुर्गंध आता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, और इसमें कोई भी न्यूट्रिशन या फिर कोई विलयन, कोई विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर है। दोनों का डिफिनेशन सेम है, उसमें भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएगा, इसमें भी। उसमें सुगंध या दुर्गंध आएगा, और इसमें जल विलय या विलायक या विलयन, कोई जल के घटक कहलाएंगे। समझ में आयो? कोई दिक्कत? तो लिखेंगे एक पॉइंट एरो लगाकर। जब कोई पदार्थ सांद्रता का संतुलन बनाए रखने के लिए, जब कोई पदार्थ सांद्रता संतुलन बनाए रखने के लिए सांद्रता संतुलन बनाए रखने के लिए घंटी बज रहा है, बनाए रखने के लिए किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में लिखिएगा सेमी परमिएबल, ये बोलने ही नहीं आता सबको, परमिएबल। एक सेकेंड, किसको किसको बोलने आ रहा है परमिएबल? सबको आ रहा है ना? तब तो ठीक है। मेम्ब्रेन, जैसे तुम लोग के जो अमर सर जी है, वो अब्सोल्युटली को अब्सोल्युटली बोलते थे, अब्सोल्युटली राइट। और मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? शॉर्ट में जहां जहां SPM लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाइए क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
बार बार उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, SPM लिख करके चलेंगे। से आर पार होता है तब उसे परासरण कहते हैं। SPM से आर पार होता है तब इसे परासरण कहते हैं। इसमें भी डंटी सा होता है ना, तब इसे परासरण कहते हैं। फिर कोई दिक्कत? जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर SPM के द्वारा कोई भी विलेय या विलयन के घटक कण आर पार होता है उसे क्या बोलते हैं? परासरण। ठीक है, किसी भी घटक कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सुगंध या दुर्गंध का आवागमन क्या कहलाता है? विसरण। ये परासरण और सुगंध वाला विसरण। ठीक है, यहाँ पर देखो सांद्रता बनाए रखने के लिए सांद्रता का संतुलन। ठीक है, और वहां पर सुगंध का, वहां भी सुगंध का ही सांद्रता होता है, यहाँ पर विलेय या विलायक का सांद्रता होता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उच्च से निम्न के तरफ जाएगा और इसमें उच्च से निम्न के तरफ SPM द्वारा जाएगा। ठीक है, बस दोनों में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। ठीक है, लिख लिए सब लोग? कपार फोड़ देगा सब हमारे। देखो एक इमेज बनाना है, भगोना बनाओ। तो एक भगोना बनाओ। कितना सब हल्ला कर रहा है। देखो ये है नमक विलयन। इस विलयन में क्या घोला हुआ है? नमक। ठीक है, बच्चा सबके साथ मैम लोग भी चिल्लाते हैं। नहीं, आप भी तो स्कूल में पढ़ाते ही हैं। हमको चिल्लाना नहीं पड़ता है। देखो बनाते बनाते हैं। बनाते हैं। और शांत रहो, तुम लोग भी ऐसी बनाना। ये नीचे जाली लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो है किसका बना हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। और ये एक ट्यूब है। ट्यूब जानते हो, पाइप की तरह होता है। ये क्या है? ट्यूब है। इसमें नमक पानी घोला हुआ है। अब इसमें विलायक का कण जाएगा बट विलेय का कण नहीं जाएगा। ठीक है, घुल जाएगा फिर भी नहीं जाएगा। घुल जाएगा, बताते हैं कथी। हाँ तो सर जी के बोले थे। एक समय में दो का काम कैसे हो सकता है? शांत रहो। ये जो यहाँ पर है ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या लगा हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो इसके अंदर इधर कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके अंदर विलयन, जैसे ही नमक वाले विलयन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाले ट्यूब को डालेंगे, वैसे ही इसमें विलयन क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा, इसमें विलयन प्रवेश कर जाएगा, और जो भी इसमें अशुद्धि होगी वो सब नीचे रह जाएगा। जैसे नमक भी घुलाते हैं तो उसमें कुछ कंकड़ टाइप थोड़ा मोड़ा लास्ट में बच जाता है, चीनी भी घुलाते हैं तो उसमें कुछ रह जाता है नीचे, पूरा तरह से एकदम नहीं घुलता है। जब लास्ट में जाओगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो जो शुद्ध होगा वो इसमें जाएगा, और जो कचरा उचरा होगा, जो भी अशुद्धि होगा, वो सब नहीं जाएगा। चीनी रहता है, ठीक है, उसको भी खा जाती है। गरीबी का ये आलम है। चलो नोट करिए तो जल्दी से। आज तो प्रासरंद आप पढ़ाए भी नहीं है। कितना टाइमिंग दिखा रहा है इस पे? 1 घंटा हो गया। लिखो जल्दी लिखो, नोट करो। हो गया, बनाओ ना ये विलयन। चलिए पॉइंट जैसे लिखते हैं, जैसे में लिखेंगे, कच्चे आम का अचार डालने के लिए, लिखो लिखो लिखो, कच्चे आम का अचार डालने के लिए, कच्चे आम का अचार डालने के लिए कच्चे आम का अचार डालने के लिए नमकीन जल में भिगोने पर, नमकीन जल में भिगोने पर नमकीन जल में भिगोने पर वो संकुचित हो जाते हैं, वो संकुचित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। जैसे आप पानी में रात भर आप किशमिश को रख दीजिए, वो फूल जाता है। वो फूलता क्यों है? क्योंकि उसका जो स्किन होता है, उसका जो बाहर वाला परत होता है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है, और रात भर उसमें धीरे 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 पानी चला जाता है, तो वो इतनी को से अत्ता हो जाता है। अत्ता को नहीं होता है, बस फूल जाता है। ठीक है, समझ पाए? जो स्पॉन्ज होता है, जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर भी रस चला जाता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाता है, तो उसके अंदर रस चला जाता है। समझे? कोई दिक्कत? जो अचार होता है, आम का अचार, जब उसको नमकीन पानी में डालते हैं तो संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। क्या बोली? कुछ बोली? नहीं बोली? ठीक है। मुरझाए फूल ताजे जल में रखने पर ताजे हो उठते हैं। मुरझाए फूल, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ओए दूसरा एग्जांपल है ये। मुरझाए फूल ताजे जल में रखने पर ताजे हो जाते हैं। मुरझाए फूल को अगर आप पानी में रख दीजिएगा तो फिर से ताज़ा लगने लगता है। यही सिद्धांत का प्रयोग करके जो लोग सब्जी बेचते हैं पिठिया में, व्यापारी लोग, 2 दिन पहले का भी सब्जी आपको कहेंगे कि ताज़ा है, पानी छीट छीट करके रखेंगे। देखो, अब ये जो संकुचित हो जाता है अचार, इसके पीछे का कारण क्या है? तो नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। नमकीन जल में रखने पर
रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, ETC। क्या रुधिर कोशिका बायोलॉजी में पढ़ना, ब्लड को ही रुधिर बोलते हैं ना। हाँ वही, हमको भी एग्जैक्ट याद नहीं है तो हम कैसे बता दें। ओए शांत रहो। रुधिर कोशिका किसको बोलते हैं? ब्लड को, रेड ब्लड सेल को। आरबीसी को रुधिर कोशिका बोलते हैं। आरबीसी को, तीनों को रुधिर बोलते हैं। सिर्फ आरबीसी को या तीनों को? हमको भी यही पता है कि सिर्फ आरबीसी को रुधिर कोशिका बोलते हैं। तो वही देखो, वो क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। आपको अगर आप ओए सुनो, जब आपका कहीं कट जाता है तो वहां पे ब्लड निकलता है और वहां पर आप नमकीन पानी रख दीजिए, टोटल ब्लड लॉस। जितने भी कोशिका होगा ब्लड का सब डेड हो जाएगा। सभी कोशिकाएं क्या हो जाएगी? मर जाएगी। और वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, संकुचित हो जाएगा। समझे? हम तो बता रहे हैं ना, लिख लिए। ओए चलो पॉइंट लिखेंगे, एरो लगा करके लिखिए। ये सभी पदार्थ झिल्लियों से परिबद्ध है। ये सभी पदार्थ झिल्लियों ये सभी पदार्थ झिल्लियों से परिबद्ध हैं। मतलब इस सभी पदार्थ में झिल्ली है, जो भी अभी लिखवाएं। और कोई फूल हो गया, अचार हो गया आम का, और क्या लिखवाएं? और भी किशमिश हो गया, किशमिश बताए हैं, किशमिश फूल जाता है सो, और चना भी फूल जाता है, वो सब, बादाम भी, वो सब। हाँ ठीक है। आदमी और इंसान भी फूल जाता है पानी में रहने के बाद। हाँ, और ये झिल्लियां जंतु या वनस्पति मूल की हो सकती हैं। ये झिल्लियां, लिखिए, ये झिल्लियां जंतु या वनस्पति मूल की हो सकती हैं। ये झिल्लियां जंतु या वनस्पति मूल की हो सकती हैं। वनस्पति मतलब वही फूल वूल, कोई पेड़ उड़ का छाल हो सकता है, वो सब से अगर बना है तो वनस्पति। और जंतु मतलब किसी का चमड़ा है उससे बना हुआ है तो उसको जंतु बोलते हैं। यह सूअर के ब्लेडर या पार्चमेंट की तरह प्रकृति से मिलती हैं। बताते हैं, पार्चमेंट एक पत्र होता है, जिस तरह से लिटमस पत्र सुने हैं ना, हरा और लाल, उसी तरह से पार्चमेंट भी एक पत्र होता है। हाँ, वो एसिड डालते हैं तो नीला हो जाता है, बेस डालते हैं तो लाल हो जाता है, वो बताएंगे जब एसिड बेस करेंगे। ठीक है। जो लिटमस पत्र होता है उसका वास्तविक कलर कैसा होता है? नीला होता है वास्तविक कलर। अरे वो हरा और लाल, नीला और लाल हो जाता है, वो अति एसिड और बेस डालने से। हाँ लिखिए, यह सूअर के ब्लेडर, यहाँ सुगर नहीं लिखना, सूअर लिखना। सूअर के ब्लेडर, शुगर मतलब चीनी होता है, सूअर मतलब वो जानवर।
अरे सुअर जो एकदम माटी में लुटित रहता है, या पार्चमेंट की तरह, या पार्चमेंट की तरह, लेकिन अच्छा मुंह से बुरी बात बोली है की तरह प्रकृति से मिलती है, तरह प्रकृति से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, अथवा सेलोफेन की तरह संश्लेषित हो जाती है, अथवा सेलोफेन की तरह संश्लेषित हो जाती है, संश्लेषित हो जाती है। लिख लिए, अब समझाते हैं। नहीं, किसको जाना है? पानी चाहिए, लो। बाहर ही जाना है, जाने दो, जाओ ना, तो ये बेहोश होश हो गई तो फिर दिक्कतें हैं। देखो, तुम जाएगी किसी का मर्डर वर्डर कर देगी, इसीलिए नहीं जाने देते हैं। देखो इधर, यह सुअर के ब्लेडर, जो सुअर का ऊपर वाला मोटा चमड़ी होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लेडर, ठीक है। या पार्चमेंट की तरह, पार्चमेंट एक प्रकार का पत्र होता है, जिस तरह से लिटमस होता है उसी तरह से पार्चमेंट होता है। ये भी पेड़ से ही निकलता है, जैसे लिटमस के पेड़ से लिटमस पत्र, उसी तरह से पार्चमेंट पेड़ से पार्चमेंट पत्र। नहीं पता है, ये पहली बार पता चला। चलो कोई बात नहीं, चलो। पार्चमेंट की तरह प्रकृति से मिलती है, प्रकृति कहाँ से मिलती है? प्रकृति से, ठीक है, से मिलती है। अथवा सेलोफेन की तरह संश्लेषित, जो सेलोफेन है वो भी एसपीएम होता है, लेकिन सेलोफेन को मानव द्वारा बनाया जाता है, तो सेलोफेन की तरह संश्लेषित भी आप कर सकते हैं, अपना से खुद से बना भी सकते हैं एसपीएम, समझे? जो एक सिलिका जेल होता है, बैग उग में अगर कोई चीज़ नया खरीदते हैं, बैग या जूता, वो सब में रखा होता है, इतना छोटा छोटा होता है सिलिका जेल, वो मॉइस्चर को सोखता है। अरे इतना छोटा छोटा दाना की तरह रहेगा, देखें कभी? बैग उग में रहेगा या शूज वूज में रहता है, तो वो उसमें इसलिए रखा जाता है ताकि वो मॉइस्चर को सोख ले। हाँ, मोती की तरह छोटा छोटा रहता है, एकदम दाना की तरह। वो होता है सिलिका जेल, खाइएगा नहीं, हानिकारक होता है, वो सिर्फ मॉइस्चर को सोखने के लिए रहता है, ठीक है। तो आप मानव रूप से भी बना सकते हैं, संश्लेषित किया जा सकता है। थी सेल फनल छोड़ देते हैं, बस एक फिगर बना लीजिए। ओए शांत रहो, शांत रहो, साइलेंस। तुम लोग वही देखो ना, 1 घंटा 8 मिनट। बनाओ ना इस तरह का फिगर। ओए, फिर एसपीएम, इसको बोलते हैं थी सेल फनल, थी सेल फलन, बुक में दिया हुआ है, आप घर से भी बना सकते हैं। ये क्या है? थी सेल फलन। थी सेल फलन क्या है? थी सेल फलन, ये भी क्या होता है? एक एसपीएम ही होता है। हाँ, जल्दी से बना लीजिए इसको, आ जाओ।
थी सेल फलन। लॉलीपॉप की तरह लग रहा है रे। लॉलीपॉप गोल होता है। हाँ मिसाल, मसाल बोलते हैं उसको, मिसाल बोल रहा है। हाँ जो पहले राजा उजा के घर में रहता था, राजा क्या सबके घर में, अब उसके जगह पे मोमबत्ती आता है। कभी कभी लाइट नहीं रहता है तो मोमबत्ती जलाया जाता है। अब तो अच्छी आ गया है सौर ऊर्जा वाला लाइट। देखो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्रासरण दाब लाए थे बट टाइम नहीं है, इसके कारण नहीं बताए हैं। और ये क्वेश्चन भी होमवर्क में देना था, प्रासरण दाब बताए नहीं है तो ये तो बनेगा नहीं अभी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।